चैनल में, और चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। आज इस क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी के लेक्चर नंबर 8 की। 7 लेक्चर्स मैं इस चैप्टर के पूरे कर चुका हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी K ताप पर निर्भर करता है, और मैंने आपको बताया था कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K में वृद्धि होती है, अर्थात अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी कि प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। तो बताइएगा, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया आपको कि तापमान बढ़ाने पर अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक K के मान में वृद्धि होती है, और इसीलिए अभिक्रिया के वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो बताओ, K किस पर डिपेंड करता है? K तापमान पर डिपेंड करता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K तापमान बढ़ाने पर क्यों बढ़ता है। क्या पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे कि तापमान बढ़ाने पर K में वृद्धि क्यों होती है। K में वृद्धि क्यों होती है? तो देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए आर्रेनियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया, जिसे आर्रेनियस का सिद्धांत कहा जाता है। तो आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्रेनियस का सिद्धांत। आर्रेनियस का सिद्धांत। देखिएगा, आर्रेनियस ने जो सिद्धांत दिया उसका मोटो क्या था? उसका मोटो था कि तापमान बढ़ाने पर K में वृद्धि क्यों होती है। तापमान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक K के मान में वृद्धि क्यों होती है, इस बात को समझाने के लिए, या फिर मैं यूँ कहूँ तापमान का वेग स्थिरांक K पर प्रभाव समझाने के लिए आर्रेनियस ने एक सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहा जाता है? आर्रेनियस का सिद्धांत। और आर्रेनियस के सिद्धांत के मुख्य रूप से 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? देखिएगा, आर्रेनियस कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में उपस्थित सभी अभिकारक के अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में उपस्थित सभी अभिकारक के अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। केवल अभिकारक के वे अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती है। क्या मतलब है इस बात का? जैसे मान लीजिएगा कोई अभिक्रिया हो रही है, A+B से बन रहा है उत्पाद, ठीक है, और इस अभिक्रिया को हम किसी पात्र में करवा रहे हैं। तो बताओ, इस पात्र में अभिकारक A के कुछ अणु उपस्थित हैं और कुछ अणु किसके उपस्थित है? मान लीजिएगा B के, ठीक है। कुछ इस प्रकार की स्थिति है, कुछ अणु A के उपस्थित है और कुछ अणु किसके उपस्थित है? B के। तो आर्रेनियस कहता है कि ये सारे के सारे अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो कौन से अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे? तो आर्रेनियस कहता है अभिकारक के केवल वो अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिनके पास
पर्याप्त क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिएगा कहीं पर कोई युद्ध हो रहा है और युद्ध में इंडिया के लोगों की आवश्यकता पड़ गई, सैनिक कम पड़ गए वहाँ पर, तो बताओ क्या इंडिया की पूरी पॉपुलेशन युद्ध में भाग लेने में सक्षम होगी क्या? नहीं। इंडिया की केवल वो पॉपुलेशन, इंडिया के केवल वो लोग अभी युद्ध में भाग लेने में सक्षम होंगे जिनके पास पर्याप्त क्या होगी, ऊर्जा। तो उसी प्रकार से आर्रेनियस की बात हमारे समझ में आती है। बिल्कुल सही कह रहा है कि सभी अभिकारक के अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल वो अभिकारक के अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिनके पास क्या होती है, पर्याप्त ऊर्जा। जैसे मान लीजिएगा कुछ अणुओं को मैं गोलों के द्वारा दर्शा रहा हूँ कि ये अभिकारक के अणु ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा है कि वो अभिक्रिया क्या कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं, परस्पर क्या कर सकते हैं, टक्कर कर सकते हैं। तो ये वाले अभिकारक के अणु क्या लेंगे, अभिक्रिया में भाग। और आर्रेनियस के अनुसार इस प्रकार के अणुओं को सक्रिय अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सक्रिय अणु। तो मान लो आपसे पूछ ले कि सक्रिय अणु क्या होते हैं, तो आर्रेनियस के अनुसार अभिकारक के वे अणु जो पर्याप्त ऊर्जा रखते हैं और अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग, उन्हें क्या कहा जाता है, सक्रिय अणु। और जो अणु अभिक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे, जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, उन्हें क्या कहा जाएगा, निष्क्रिय अणु। तो आर्रेनियस की सिद्धांत का पहला पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। वापस से सुन लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में उपस्थित सभी अभिकारक के अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अभिकारक के केवल वे अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है, और इस प्रकार के अणुओं को क्या कहा जाता है, सक्रिय अणु। और शेष अणु क्या कहलाएंगे बताओ, निष्क्रिय अणु। दूसरा पॉइंट आर्रेनियस की सिद्धांत का क्या है, सुनिएगा। आर्रेनियस कहता है कि अभिकारक के जो सक्रिय अणु हैं, यानी जिनके पास क्या है, पर्याप्त ऊर्जा, सक्रिय अणु परस्पर टक्कर करके सक्रिय अणु का मतलब जिनके पास क्या है, पर्याप्त ऊर्जा, सक्रिय अणु परस्पर टक्कर करके एक अस्थायी स्पीशीज जिसे सक्रियत संकुल, और सक्रिय संकुल को हम सी के द्वारा शो करेंगे। तो आर्रेनियस कहता है कि सक्रिय अणु का मतलब जिनके पास क्या होती है, पर्याप्त ऊर्जा होती है। सक्रिय अणु परस्पर टक्कर करके एक अस्थायी स्पीशीज जिसे सक्रिय संकुल सी कहा जाता है का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, H2 + I2 से बन रहा है 2HI, ठीक है। तो आर्रेनियस क्या कहता है कि H2 के अणु I2 के अणु से टकराएंगे, और कौन से अणु आपस में टकराएंगे, जिनके पास क्या होती है, पर्याप्त ऊर्जा, या फिर कौन से अणु टकराएंगे जो क्या है, सक्रिय है, मतलब जिनके पास पर्याप्त क्या है, ऊर्जा। वो आपस में टकरा के एक अस्थायी स्पीशीज बनाएंगे जिसे क्या कहा जाएगा बताओ, सक्रिय संकुल कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे H2 और I2 से क्रिया होकर मान लो HI का निर्माण हो रहा है, तो H2 के अणु I2 के अणु से टकराएंगे। जैसे मान लो एक H2 का अणु ले लिया, एक I2 का अणु ले लिया, दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी, तो बताओ ये भी सक्रिय, दोनों आपस में टकराएंगे, तो एक अस्थायी स्पीशीज बनेगी, एक प्रजाति बनेगी कुछ इस प्रकार से, जिसे क्या कहा जाता है, सक्रिय संकुल सी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि सक्रिय अणु आपस में टकराते हैं और टकरा करके एक अस्थायी स्पीशीज का निर्माण करते हैं, और इस अस्थायी स्पीशीज को क्या कहा जाता है, सक्रिय संकुल। और इस सक्रिय संकुल को हम किसके द्वारा शो करेंगे, सी के द्वारा। अस्थायी क्यों है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2। आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, और यहाँ पे आयोडीन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2। तो बताओ ये स्पीशीज कैसी हो गई, अस्थायी हो गई। तीसरी बात आर्रेनियस कहता है कि अभिकारक अणुओं के द्वारा
इस अस्थायी स्पीसीज या सक्रिय संकुल का निर्माण करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्या मतलब है, सुन लीजिएगा। क्या कहा मैंने कि अभिकारक अणुओं के द्वारा परस्पर टक्कर करके सक्रिय संकुल C का निर्माण करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। और सक्रियण ऊर्जा को EA के द्वारा शो करेंगे हम, EA एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ए का मतलब है एक्टिवेशन और ई का मतलब है एनर्जी। एक्टिवेशन का मतलब होता है सक्रियण। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। देखिएगा, ये जो सक्रिय अणु हैं ये आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। पहली बात तो ये आपके समझ में आ गई होगी, सक्रिय अणुओं के पास पहले से पर्याप्त ऊर्जा उपस्थित होती है। इसका मतलब वो टकराने में क्या है, सक्षम है। जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा ही नहीं है वो आपस में टकराने में सक्षम नहीं होंगे। जब सक्रिय अणु आपस में टकराएंगे तो बताओ उनकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो एक बार उनकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। क्या हमेशा बढ़ती रहती है क्या, नहीं। एक ऐसी स्थिति आती होगी उसके बाद में ऊर्जा बढ़नी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सड़क पे देखते हैं जब दो सांड लड़ाई कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा एक सांड आता है, दूसरा सांड आता है, एक दूसरे के किसकी मारते हैं, सींग के मारते हैं, एक दूसरे को सींग की मारते हैं। तो बताओ उनका गुस्सा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। पहली बार उनके बीच में जो टक्कर होगी उससे ज़्यादा प्रभावशाली टक्कर दूसरी होगी, फिर तीसरी टक्कर और तेज़ होगी। मतलब उनमें गुस्सा जो है, उनका गुस्सा जो है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो क्या गुस्सा बढ़ने को मैं बोल सकता हूँ उनकी ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो क्या उनका गुस्सा हमेशा ही बढ़ता रहेगा क्या उनकी ऊर्जा हमेशा ही बढ़ती रहेगी क्या, नहीं। एक स्थिति ऐसी आएगी जब पीक पॉइंट आ जाएगा कि इसके बाद अब इनकी ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी, इनके गुस्से में वृद्धि नहीं होगी। उसके बाद में क्या होगा, उनका गुस्सा शांत होता जाएगा, उनकी ऊर्जा में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। वो वाली बात ही यहाँ पर है कि सक्रिय अणु जब आपस में टकराते हैं तो उनकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि। और वृद्धि होती एक अस्थायी स्पीसीज बनती है जिसे क्या कहते हैं, सक्रिय संकुल। इस अस्थायी स्पीसीज को बनने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा, जो ऊर्जा उनके पास पहले से थी उसके अतिरिक्त जो ऊर्जा उनको आवश्यक है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा, जिसको अपन अभी ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। और चौथा और अंतिम पॉइंट क्या कहता है कि ये जो सक्रिय संकुल बना सी, ये अंत में क्या होता है, उत्पाद में बदल जाता है। सक्रिय संकुल सी अंत में किस में बदल जाता है, उत्पाद में। ठीक है, तो ये सक्रिय संकुल है, मान लो यहाँ पे मैं इसको शो कर देता हूँ। ये सक्रिय संकुल है, ये अस्थायी होने की वजह से टूट करके बताओ क्या बना लेगा, 2HI। तो ये 4 पॉइंट आर्रेनियस ने बताए। अब देखिएगा, इसको अपन ग्राफ के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद में अपन ये समझेंगे कि आर्रेनियस ने किस प्रकार बताया कि K का मान तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, वो पॉइंट अपन ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो देखिएगा, इन चारों पॉइंटों को मैं ग्राफ के माध्यम से बता रहा हूँ और उसके बाद में फाइनल पॉइंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आर्रेनियस ने किस प्रकार बताया कि तापमान बढ़ने पर K में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो मान लीजिएगा हम एक ग्राफ बनाते हैं जो आर्रेनियस ने बनाया था, समझाया था। ठीक है, इधर ले लिया मैंने एक्स एक्सिस पे अभिक्रिया का मार्ग। ठीक है, और अभिक्रिया के मार्ग का मतलब है कि इस साइड में अभिक्रिया क्या होगी, प्रोसीड होगी। ठीक है, और इधर ले ली मैंने ऊर्जा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ऊर्जा कितनी है, 0। ऊपर ऊर्जा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस अक्ष पे ऊर्जा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कुछ अणु यहाँ पर है अभिकारक के, क्या वो आपस में टक्कर करेंगे, क्या वो अभिक्रिया कर पाएंगे, क्या नहीं, क्योंकि उनकी ऊर्जा यहाँ पर कितनी है, 0 है। ठीक है, मान लीजिएगा यहाँ पर ऊर्जा 1 किलो कैलोरी हो गई, 2 किलो कैलोरी हो गई,
या किलो जूल में मानते हो तो किलो जूल मान लो, 2 किलो जूल हो गई, 3 किलो जूल हो गई, 4 किलो जूल हो गई। तो मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पर जो अभिकारक के अणु हैं, मतलब यहाँ पर जो अभिकारक के अणु हैं उनके पास पर्याप्त ऊर्जा है, मतलब इतनी ऊर्जा को मैं पर्याप्त मान रहा हूँ। मैंने काल्पनिक माना है, आप ग्राफ को ऊपर से भी शुरू कर सकते हो, थोड़ा नीचे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अभिकारक के अणु हैं H2 + I2, ठीक है, जो क्या है, सक्रिय है। अर्थात ये जो ऊर्जा है ना, ये क्या है बताओ, अभिकारकों की ऊर्जा, या मैं औसत ऊर्जा बोल दूं इसको, औसत ऊर्जा। और ये ऊर्जा मैंने मान ली कि ये पर्याप्त ऊर्जा है, जिस कारण से वो आपस में क्या कर पाएंगे, अभिक्रिया कर पाएंगे, टक्कर कर पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर H2 और I2 के अणु आपस में टकराना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और मैंने आपको बताया जब दोनों अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे तो इनकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखिएगा ऊर्जा में क्या होती जा रही है, वृद्धि 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 वृद्धि। क्या हमेशा ही ये ग्राफ ऊपर जाएगा क्या, नहीं। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ऊर्जा में वृद्धि होना क्या हो जाएगी, बंद। और वो स्थिति जो होगी वो इसका पीक पॉइंट होगा, और इस पीक पॉइंट पर एक सक्रिय संकुल बनेगा, एक अस्थायी स्पीसीज बनेगी जिसे हम क्या कहेंगे, सक्रिय संकुल। और यहाँ पर मैंने मान लिया कि सक्रिय संकुल C का क्या हो गया, निर्माण। यानी सक्रिय संकुल क्या है, एक उच्चतम ऊर्जा युक्त स्पीसीज है, और इसी कारण ये क्या है, अस्थायी। क्योंकि हम जानते हैं ऊर्जा जितनी अधिक होती है, स्थायित्व स्पीसीज का उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, सक्रिय संकुल C बन गया। H2 और I2 के बीच में क्रिया होगी तो सक्रिय संकुल C किस प्रकार का होगा बताओ, HI डैश 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 H डैश 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 I। ये क्या है, सक्रिय संकुल। अब क्या होगा बताओ, ये सक्रिय संकुल जो बन चुका है, इस सक्रिय संकुल से अब किसका निर्माण होगा, उत्पाद का। तो बताओ उत्पाद का निर्माण होगा तो ग्राफ किधर आएगा, नीचे की ओर, ठीक है। ये अभिकारकों से नीचे भी आ सकता है, ये अभिकारकों से ऊपर भी रह सकता है। ऊपर रहेगा तो अभिक्रिया उष्मा शोषी होगी, और नीचे आएगा तो अभिक्रिया उष्मा क्षेपी होगी, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो फिलहाल देखिएगा यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, सक्रिय संकुल C का निर्माण हो गया। अब आर्हेनियस क्या कहता है, यहाँ पर किसका निर्माण होगा बताओ, 2HI का, ठीक है। और ये ऊर्जा किसकी होगी, उत्पाद की औसत ऊर्जा, ठीक है। ये अभिकारकों की औसत ऊर्जा ज़्यादा है, उत्पाद की औसत ऊर्जा क्या है, कम। इसका मतलब अभिकारकों की औसत ऊर्जा ज़्यादा, उत्पाद की औसत ऊर्जा कम। इसका मतलब उष्मा का उत्सर्जन हुआ है, उष्मा का उत्सर्जन हुआ है। जैसे मान लिया यहाँ पर 10 किलो कैलोरी थी, यहाँ पर 5 किलो कैलोरी रह गई, तो 5 किलो कैलोरी कहाँ चली गई, तंत्र से बाहर निकल गई। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनाया है वो उष्मा क्षेपी के लिए है। अगर इस ग्राफ को आप ऐसे बनाते हो, ये देखो अभिकारकों की कम, उत्पाद की क्या हो गई, ज़्यादा। तो ये जो ग्राफ है वो किसके लिए होगा, उष्मा शोषी के लिए। इसका मतलब उष्मा का क्या हुआ है, अवशोषण। यहाँ पे मान लो 5 किलो कैलोरी और यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब 5 से 10 हो गए तो उष्मा का क्या हुआ है, अवशोषण हुआ है, ठीक है। तो ये अगर ग्राफ ऊपर की ओर रखते हो तो उष्मा शोषी के लिए, और नीचे की ओर लेके आते हो, नीचे किससे, अभिकारकों से नीचे लेके आओगे तब तो होगी उष्मा क्षेपी के लिए, और ऊपर रख लोगे तो उष्मा शोषी के लिए, जो हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ आपको ये ग्राफ ध्यान रखना है, ठीक है। तो बताओ ये उत्पाद की क्या हो गई, औसत ऊर्जा, और ये अभिकारकों की क्या हो गई, औसत ऊर्जा। अब देखो अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे तो किसका निर्माण होगा, सक्रिय संकुल C का निर्माण होगा। तो आर्हेनियस कहता है कि सक्रिय संकुल C का निर्माण करने के लिए जो आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा है, जो आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा है, ये ऊर्जा देखिएगा अतिरिक्त कैसी हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो ऊर्जा है इसे हम कहते हैं, इसे कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा, जिसको हम EA के द्वारा क्या करते हैं, शो करते हैं। तो देखो ये ऊर्जा तो, इतनी ऊर्जा तो अभिकारक अणुओं के पास पहले से थी। सक्रिय संकुल C का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त रूप से कितनी ऊर्जा उनके द्वारा ग्रहण की गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो ये जो आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा होती है C को बनाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, सक्रियण ऊर्जा। ये क्या है बताओ, यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये अभिक्रिया संपन्न कब होगी, जब H2 और I2 के अणु आपस में टकराएंगे,
टकरा करके C बनाएंगे और C से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा 2HI। H2I2 के अणु टकरा रहे हैं, C बन रहा है और HI का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब आर्डिनेज कहता है कि जब आप अभिक्रिया का तापमान बढ़ाते हो, जब आप अभिक्रिया का तापमान बढ़ाते हो तो क्या होता है। देखिएगा, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि H2I2 के अणु टकरा करके पहले यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ पे आए, ठीक है। अब देखिएगा, हम चाहते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो हमने क्या किया, तापमान बढ़ाया। तो तापमान बढ़ाने पर क्या हुआ कि यहाँ पर मान लो लगभग 500-600 अणु उपस्थित थे अभिकारक के, मान लिया 500 अणु अभिकारक के उपस्थित थे, ठीक है। यहाँ पर कितने अणु थे इस साइड में, ठीक है, 500 में से 200 के पास तो पर्याप्त ऊर्जा थी, 200 तो मान लो यहाँ पर थे, ठीक है। 200 टोटल अभिकारक के अणु कितने मान लिए मैंने, 500, उनमें से 200 अणु तो ऐसे थे जिनके पास में पर्याप्त ऊर्जा क्या थी, उपस्थित थी, ठीक है। 300 अणुओं में से 100 अणु यहाँ पर थे, ठीक है, और 100 अणु यहाँ पर थे, 50 अणु यहाँ पर थे और 50 अणु यहाँ पर थे। 50 अणु तो ऐसे थे जिनकी ऊर्जा 0 थी, 50 अणु ऐसे थे जिनकी ऊर्जा इतनी थी, 100 अणु इतने थे ऐसे थे जिनकी ऊर्जा इतनी थी और 100 अणु ऐसे थे जिनकी ऊर्जा इतनी थी और 200 अणु ऐसे थे जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा थी। इसका मतलब 200 अणु तो इजीली इधर जा रहे हैं, टकरा करके इधर आ रहे हैं। बाकी के जो 300 अणु हैं वो क्या हैं, निष्क्रिय हैं, जिनमें से ये 50 तो एकदम से निष्क्रिय हैं, ये 50 कुछ सक्रिय है लेकिन उतने सक्रिय नहीं है जितने की अभिक्रिया करने के लिए क्या हो, पर्याप्त। तो आर्डिनेज कहता है कि तापमान बढ़ाने पर ये जो निष्क्रिय अणु हैं इनकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, इनकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि। अर्थात जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है, अर्थात जो अणु निष्क्रिय होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, सक्रिय अणुओं में। तो तापमान बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती है, जो अणु निष्क्रिय होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय, और सक्रिय होकर उनके पास पर्याप्त ऊर्जा आ जाती है और पर्याप्त ऊर्जा आ जाने पर वो अब आपस में टकरा के C का निर्माण कर लेंगे और C का निर्माण करके बताओ किसका निर्माण कर लेंगे, 2HI का। तो आपसे पूछा जाए कि आर्डिनेज के अनुसार तापमान बढ़ाने पर K में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो अणु निष्क्रिय होते हैं वो क्या किस में बदल जाते हैं, सक्रिय अणुओं में, और सक्रिय अणु में बदलने पर वो किसका निर्माण कर लेते हैं, C का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में क्या होती है, वृद्धि। क्यों, क्योंकि K बढ़ता है, और K क्यों बढ़ता है, क्योंकि सक्रिय अणुओं की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि। जो अणु निष्क्रिय होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, सक्रिय अणुओं में। अब देखिएगा, सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। अभिकारक अणुओं के द्वारा परस्पर टक्कर करके सक्रिय संकुल C का निर्माण करने के लिए जो आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो इस ग्राफ को मैं एक बार वापस से सही कर देता हूँ, ठीक है। तो बताओ ये ऊर्जा किसकी है, अभिकारकों की औसत ऊर्जा, और ये किसकी है, उत्पाद की औसत ऊर्जा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है, सक्रिय ऊर्जा। अब देखिएगा, एक ऊर्जा और होती है यहाँ पर, देहली ऊर्जा, जिसे हम TE के द्वारा शो करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या TE, ठीक है। अब बात करते हैं देहली ऊर्जा क्या होती है। अभिकारक अणुओं के द्वारा अभिक्रिया संपन्न करने के लिए, अभिकारक अणुओं के द्वारा अभिक्रिया संपन्न करने के लिए, अर्थात अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। न्यूनतम का मतलब देखिएगा, इतनी तो उनके पास होनी चाहिए, इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊर्जा तो उनके पास पहले से है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊर्जा उन्होंने ग्रहण की है। तो बताओ अभिकारक अणु उत्पाद में कब बदलेंगे, जब वो C का निर्माण करेंगे। और C का निर्माण करने के लिए जो ऊर्जा न्यूनतम आवश्यक होगी उसे हम क्या कहेंगे, देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा का मतलब होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊर्जा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, जिसमें देखो एक तो आ रही है अभिकारकों की औसत ऊर्जा प्लस एक क्या आ रही है, सक्रिय ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा का मतलब क्या होता है, देहली ऊर्जा का मतलब है कि अभिक्रिया संपन्न करने के लिए अभिकारक अणुओं को आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम का मतलब
खुद की ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा, खुद की ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा, खुद की औसत ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा क्या कहलाएगी? देहली ऊर्जा। तो बताओ देहली ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं के पास होनी चाहिए ताकि वो अभिक्रिया को क्या कर सके? संपन्न कर सके, उत्पाद का क्या कर सके? निर्माण कर सके। उसे हम क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा जो होती है वो अभिकारकों की औसत ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा का क्या होती है? योग होती है। तो देहली ऊर्जा बराबर होता है अभिकारकों की औसत ऊर्जा, अभिकारकों की औसत ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, तो ये था ताप का प्रभाव। अब यहां पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं। एक और प्रभाव है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक मैंने आपको बताया अभिकारकों की भौतिक प्रावस्था, ठोस, द्रव और गैस। गैसीय प्रावस्था में वेग सबसे ज़्यादा होता है और ठोस प्रावस्था में सबसे कम होता है। फिर मैंने आपको बताया अभिकारक अणुओं का आकार जितना कम होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा, अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होता है? ज़्यादा। फिर मैंने आपको बताया सांद्रता। ठीक है, चौथा प्रभाव मैंने आपको बताया ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव पढ़ने के बाद में पांचवा जो प्रभाव है वो है उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है, उत्प्रेरक का प्रभाव भी इस ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि मुझे वापस से नहीं बनाना पड़े। हालांकि ये जो उत्प्रेरक का प्रभाव वाला टॉपिक है वो आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिकल काइनेटिक्स में राजस्थान बोर्ड की बुक में अभी नहीं है, एनसीईआरटी में दिया रहता है। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। तो देखिएगा उत्प्रेरक क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए, जो स्वयं रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सी जगह मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा। देखिएगा यहाँ पर ये ऊर्जा ले रखी है मैंने। उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं द्रव्यमान व संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हुए किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। मान लीजिएगा कोई अभिक्रिया है, बहुत धीमी गति से हो रही है, उसमें आपने क्या मिला दिया? कोई उत्प्रेरक मिला दिया, तो उत्प्रेरक क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, लेकिन उसके स्वयं के द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जितना द्रव्यमान आप लोगे उसका उतना को उतना आपको वापस से प्राप्त हो जाएगा और जो उसका संगठन होगा उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया जब बनता है तो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में आयरन काम में लिया जाता है। तो जब आप बिना आयरन की अभिक्रिया कराओगे तो धीमी गति से होगी, लेकिन आयरन डाल के अभिक्रिया कराओगे तो इस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और अभिक्रिया के अंत में आयरन आपको द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अप्रभावित रहते हुए या अपरिवर्तित रहते हुए वापस से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर Fe क्या है? उत्प्रेरक। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्यों बढ़ाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्यों बढ़ाता है? देखिएगा मैंने आपको बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को यदि आपको बढ़ाना है तो तापमान बढ़ाओगे तब तो क्या होगा? सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ से जो अभिकारक के अणु हैं वो यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, तब अभिक्रिया संपन्न होगी। यहाँ से पहले यहाँ जाए यानी C का निर्माण करे और फिर किसका निर्माण करे? HI का। तो तापमान बढ़ाने पर तो क्या होता है? यहाँ पर जो निष्क्रिय अणु होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? सक्रिय अणुओं में, यानी सक्रिय अणुओं की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि। और उत्प्रेरक क्या करता है? देखिएगा, या तो क्या हो कि यहाँ से
अधिक संख्या में अभिकारक के अणु सक्रिय अवस्था में यहाँ पर आए और फिर यहाँ आए, ठीक है। या तो ये संख्या बढ़ जाए या तो ये संख्या बढ़ जाए। संख्या बढ़ाने का काम कौन करता है? तापमान, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का? दो तरीके हैं अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के। पहला तरीका तो क्या है कि तापमान बढ़ाओ। तापमान बढ़ाने से क्या होगा? सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो मार्ग है ना, ये जो पथ है, ये जो ऊंचाई है, ये जो पहाड़ है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। यानी यदि सक्रिय ऊर्जा का मान क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। ये सक्रिय ऊर्जा मैंने क्या कर दी? कम। और ये सक्रिय ऊर्जा यदि कम हो जाएगी, ये सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम। तो बताओ अधिक संख्या में अभिकारक के अणु यहाँ पर आके यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएंगे? वही बात है, जैसे मान लो कोई एक पहाड़ है ऊंचा सा, ठीक है, और एक पहाड़ है मान लो, उस पहाड़ के एक साइड में कुछ लोग खड़े हुए हैं, 1000-2000 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। उनका कोई मालिक है, वो कह रहे भैया ऊपर जाना है, फिर कहाँ आना है? नीचे आना है। तो जो सक्रिय हैं वो तो जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, लेकिन जो आलसी हैं उनको क्या करना है? ऊपर जाके नीचे लेके आना है। ऊपर से कहाँ लेके आना है? नीचे लेके आना है। तो ऐसी स्थिति में दो तरीके हैं, या तो इधर आग लगा दो। आग लगाने पर क्या होगा? जो निष्क्रिय हैं वो भी डरते हुए कहाँ भागेंगे? ऊपर। दूसरी साइड में मान लो जाने की जगह नहीं है तो ऊपर जाके किधर आएंगे? नीचे आएंगे। दूसरा तरीका क्या है? उस पहाड़ की ऊंचाई को कम कर दो। तो पहाड़ की ऊंचाई को कम करेंगे तो क्या होगा? जो आलसी होंगे वो भी सोचेंगे चलो रे यार ऊपर चलते हैं या नीचे आते हैं, क्योंकि मालिक कह रहा है। तो बताओ पहाड़ की ऊंचाई को कम करने का मतलब है सक्रिय ऊर्जा को कम करना, और निष्क्रिय को सक्रिय करने का मतलब है तापमान बढ़ाना। तो देखो उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक इस पथ की जो ऊंचाई है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या कर देता है? कम। और सक्रिय ऊर्जा के मान को कम करने से क्या होता है? अधिक संख्या में अभिकारक के अणु सक्रिय संकुल C का निर्माण करते हैं। अब C यहीं बन जाएगा और किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि उत्प्रेरक मिलाने पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है? क्योंकि इस पथ की ऊंचाई क्या हो जाती है? कम। पथ की ऊंचाई कम होने पर अधिक संख्या में अभिकारक के अणु सक्रिय संकुल C का निर्माण कर पाएंगे और किसका निर्माण कर पाएंगे? उत्पाद का निर्माण कर पाएंगे। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण। देखिएगा, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया, उसे आर्हेनियस का सिद्धांत कहते हैं। साथ ही साथ उसने एक समीकरण दी जो हमें संबंध बताती है K व T के मध्य, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि आर्हेनियस समीकरण किन दो चीज़ों के मध्य संबंध बताती है? K और T के मध्य वेग स्थिरांक K और तापमान T के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण क्या है? आर्हेनियस समीकरण। तो आर्हेनियस समीकरण आपको डायरेक्ट याद रखनी है, परीक्षा में पूछ ली जाती है। K बराबर होता है AE की पावर माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। ये समीकरण क्या है? आर्हेनियस समीकरण। क्या है? वापिस से सुन लो। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K व तापमान T के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाती है? आर्हेनियस समीकरण। और आर्हेनियस समीकरण क्या है बताओ? K बराबर AE की पावर माइनस EA बटा RT, जहाँ K क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। A क्या है? आर्हेनियस गुणांक। आर्हेनियस गुणांक जिसे आवर्ती गुणांक भी कहते हैं, जिसे पूर्व चरघातांकी गुणांक भी कहते हैं। ये देखो, ये चरघातांक पद है, इसके पूर्व में जो राशि लगी हुई है उसे क्या, जो गुणांक लगा हुआ है उसे क्या कहते हैं? आर्हेनियस गुणांक। ये क्या है? ये है सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा, ठीक है, जिसे आप जूल में या कैलोरी में माप सकते हो। R क्या है? गैस स्थिरांक। और गैस स्थिरांक का मान मैं बता देता हूँ आपको, 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, ठीक है। इसको अपन जूल पर मोल में ले लें। सक्रिय ऊर्जा को जूल पर मोल में लो तो R का मान होगा 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। और यदि सक्रिय ऊर्जा को कैलोरी में लेते हो तो R का मान होगा 2 कैलोरी प्रति मोल केल्विन, ठीक है।
और T क्या है, तापमान, किसमें, केल्विन में। तो आर्यनीय समीकरण क्या है बताओ, आर्यनीय समीकरण है K बराबर AE की पावर माइनस EA बटा RT, जहाँ K क्या है, वेग स्थिरांक, A क्या है, आर्यनीय गुणांक या आवर्ती गुणांक या पूर्व चरघातांकी गुणांक, EA है सक्रिय ऊर्जा जूल प्रति मोल में, R है गैस स्थिरांक जिसका मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। यदि आप इसको सक्रिय ऊर्जा को कैलोरी में लेते हो तो R का जो मान होगा वो होगा 2 कैलोरी प्रति मोल केल्विन। तो R के 3 मान होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 ही काम में आएंगे। एक तो 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन यदि सक्रिय ऊर्जा को जूल में निकालना है, और 2 कैलोरी प्रति मोल केल्विन यदि सक्रिय ऊर्जा को किस में निकालना है, कैलोरी में। और तापमान T क्या है, तापमान जिसको किस में मापा जाता है, केल्विन में। अगला टॉपिक है आर्यनीय समीकरण से सक्रिय ऊर्जा EA की गणना करना। तो देखिएगा आर्यनीय समीकरण क्या होती है, K बराबर AE की पावर माइनस EA बटा RT। इस समीकरण से हमें गणना करनी है सक्रियण ऊर्जा की, मतलब EA की। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण का लॉग ले लेंगे। तो हम इस समीकरण का लॉग लेते हैं, तो लॉग लेने पर तो बताओ K का लॉग क्या होगा, लॉग E के, कौन सा लॉग ले रहे हैं, प्राकृतिक लॉग ले रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्राकृतिक लॉग का मतलब होता है आधार E पर लॉग, ठीक है। तो K का लॉग क्या होगा, लॉग बेस E के। बताओ यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है कि नहीं, और मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log EA प्लस log E। ये वाला E तो है बेस E, और ये वाला जो E है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इस E को तो मैंने यहाँ लिखा, और ये E कौन सा लिखा मैंने, बताओ आधार E वाला लॉग लिखा, ठीक है, माइनस EA बटा RT, ठीक है। तो हमने गुणा का निशान किस में बदल दिया, प्लस में। आपको याद होगा मैंने बताया था log A गुणा B बराबर होता है log A प्लस log B। तो यहाँ पर गुणा का निशान है, तो log इस पद का log लेना है, तो इस पद का log ये वाला पद, तो बताओ log A प्लस log बेस E की पावर माइनस EA बटा RT, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, log EK इज इक्वल टू, ये बात समझ में आ रही है आपके, वापस से बता देता हूँ। देखो log A डॉट E की पावर माइनस EA बटा RT है कि नहीं है, ठीक है। तो बताओ ये किसका निशान है, गुणा का, और गुणा का निशान किस में बदल देते हैं, प्लस में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log A प्लस log E की पावर माइनस EA बटा RT, यहाँ पे बेस E, ठीक है, log A बेस E पर प्लस log ये बेस E की पावर माइनस EA बटा RT। चलो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, log A प्लस, बताओ पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो इस पावर को आगे लोगे तो ये माइनस EA बटा RT आगे आएगा। तो बताओ ये प्लस का निशान किस में बदल जाएगा, माइनस में, EA बटा RT log बेस E, ठीक है। log बेस E का मान होता है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस E के log बेस EA, यहाँ पे E है, माइनस EA बटा RT, ठीक है। और इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। log बेस E का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि log बेस E इज इक्वल टू होता है 2.303 log बेस 10, ठीक है। तो बताओ E हटा के जब आधार 10 लेके आओगे तो आगे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.303 log बेस 10 K इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10A माइनस EA, ये बेस है यहाँ पर 10 माइनस EA बटा RT। और ये जो समीकरण आई, इस समीकरण में अब हम भाग देंगे 2.303 का। इस समीकरण में हम 2.303 का क्या देंगे, भाग। तो 2.303 का भाग देने पर संपूर्ण समीकरण में दे सकते हैं। जैसे ही भाग दोगे तो 2.303 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ क्या बचेगा, log बेस 10K इज इक्वल टू log बेस 10A माइनस EA बटा 2.303 R
टी। और ये जो समीकरण प्राप्त हुई, इस समीकरण से हम आसानी से किसकी गणना कर सकते हैं, सक्रिय ऊर्जा E की, जब हमारे पास में एक तापमान उपस्थित हो न्यूमेरिकल के अंदर। न्यूमेरिकल में एक तापमान हो तो आपको ये वाली समीकरण काम में लेनी है। किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा। तो बताओ, हमारे पास जो समीकरण आई, जब हमारे पास न्यूमेरिकल में एक तापमान दिया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण आई, उस समीकरण को वापस से मैं ऊपर लिख देता हूँ। log बेस 10 k इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस EA बटा 2.303 RT। ठीक है, अब देखिएगा ये समीकरण आपको कब काम में लेनी है, जब आपको सक्रिय ऊर्जा का मान पूछा हो। सक्रिय ऊर्जा का क्या पूछा हो, मान पूछा हो, और आपको न्यूमेरिकल में एक तापमान दे रखा हो, क्योंकि इसमें एक ही तापमान है, एक तापमान दे रखा हो, तो आपको ये वाली समीकरण काम में लेनी है। किस प्रकार से लेनी है वो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा इस समीकरण के लिए मैं एक ग्राफ खींचूंगा। वो ग्राफ किसके मध्य खींचूंगा, log बेस 10 k वर्सेज 1/t के मध्य। ये ग्राफ भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इस ग्राफ को अच्छे से देखेंगे। मैं ग्राफ खींच रहा हूँ log 10 k वर्सेज 1/t के मध्य। ये देखो, log बेस 10 k को मैंने ले लिया y एक्स पे और 1/t को मैंने ले लिया x एक्स पे। और इस समीकरण की तुलना मैं कर सकता हूँ, इसको मैंने मान लिया y, क्योंकि इसको y एक्स पे ले रहे हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस mx, और ये क्या है c। तो बताओ y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c प्रकार की ये समीकरण है। और इस प्रकार की समीकरण के लिए ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो हाइट है इसको हम क्या कहेंगे, अंतःखंड c, और c का मान किसके बराबर होगा बताओ, log 10 a के बराबर। ठीक है, और x अक्ष पे हमने क्या ले रखा है, 1/t। ये t नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/t है। तो बताओ m का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, स्लोप यानी ढाल का जो मान है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस EA बटा 2.303 R के। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है। ये जो समीकरण है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी प्रकार की समीकरण, और इसके लिए ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आप इसको पढ़ते हैं। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, log 10 k वर्सेस 1/t के मध्य। अब देखिएगा ये ग्राफ मैंने बना दिया, नोट्स में भी आपको बना हुआ मिल जाएगा। अब मान लीजिएगा आपको परीक्षा में दो तापमान दे दिए जाए और आपसे सक्रिय ऊर्जा का मान पूछे, तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। दो तापमान यदि आपको परीक्षा में दे दिए जाए और आपको सक्रिय ऊर्जा का मान पूछे तो किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था k का जो मान होता है वो t पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे माना T1 ताप पर सक्रिय ऊर्जा का मान E1 है। मान लिया T1 ताप पर, सक्रिय ऊर्जा नहीं, मान लिया T1 ताप पर वेग स्थिरांक k का मान k1 है, क्योंकि k किस पर डिपेंड करता है, तापमान पर। जिस प्रकार तापमान चेंज होगा उसी प्रकार k चेंज होगा। तो T1 ताप पर वेग स्थिरांक मैंने k1 मान लिया, और T2 ताप पर वेग स्थिरांक मैंने k2 मान लिया। ठीक है, T2 ताप पर वेग स्थिरांक कितना मान लिया, k2। T1 ताप पर मैंने वेग स्थिरांक कितना मान लिया, k1। ठीक है, माना T1 ताप पर वेग स्थिरांक k1 है, और माना T2 ताप पर वेग स्थिरांक कितना है, k2। तो इस समीकरण को उपयोग में लेते हुए हम दो समीकरण बना सकते हैं। इसको मैंने समीकरण नंबर मान ली 1। ठीक है, और समीकरण 1 को फॉलो करते हुए T1 ताप और T2 ताप पर हम दो समीकरण बना सकते हैं। बताओ पहली समीकरण क्या बनेगी, T1 ताप पर log बेस 10 k1 इज इक्वल टू log बेस 10 a। a एक स्थिरांक है जो तापमान पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए a को a लिखेंगे, माइनस EA बटा RT1। ठीक है, अब बताओ दूसरी समीकरण क्या बनेगी, T2 ताप पर log बेस 10 k2 इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस EA बटा
यहाँ पर आएगा 2.303 सॉरी RT1 और यहाँ पे आएगा 2.303 RT। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। EA को EA की फॉर्म में लिखना है क्योंकि EA डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। A को A की फॉर्म में लिखना है क्योंकि A डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। A और EA तापमान पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ कौन डिपेंड करता है, K। तो K को K1 K2 की फॉर्म में हमें लिखना है। इसको समीकरण नंबर मान ली मैंने 2 और इसको समीकरण नंबर मान ली मैंने 3। ठीक है, अब समीकरण 3 में से 2 को मैं माइनस करूंगा। तो समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से किसको घटाया, 2 को, इसमें से इसको घटाना है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि जब 2 तापमान दे रखे हो तो सक्रिय ऊर्जा किस प्रकार से कैलकुलेट करनी है, कौन सी समीकरण काम में लेनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1। ठीक है, जो इक्वल का साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो पद है उसको आपस में माइनस करोगे और इक्वल का जो साइन है उसके राइट हैंड साइड में जो पद है उनको आपस में माइनस करोगे। तो इसको हम लिख सकते हैं log 10A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस, अब इसको लिख दो log 10A। ठीक है, और ये माइनस का निशान किस में बदल जाएगा बताओ, प्लस में। तो EA बटा 2.303 RT1। ठीक है, log 10A से log 10A आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं log बेस 10 K2 डिवाइडेड बाई K1। याद है आपको log A माइनस log B इज इक्वल टू होता है log A बटा B। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, EA बटा 2.303 RT1 माइनस, ठीक है, इसको पहले लिख दें प्लस का है और ये माइनस का पद है, इसको क्या लिख सकते हैं, EA बटा 2.303 RT। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 K2 डिवाइडेड बाई K1। log 10 बेस 10 है K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, EA बटा 2.303 R। बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या शेष रह जाएगा, 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये समीकरण आ गई समीकरण नंबर 4। ठीक है, और इस समीकरण में आपको देखो 2 तापमान दे रखे हैं, 2 वेग स्थिरांक हैं और EA का मान आपसे कैलकुलेट करवाएगा। तो जब एक तापमान दे रखा हो, एक वेग स्थिरांक दे रखा हो, तब तो सक्रिय ऊर्जा इस फॉर्मूले से ज्ञात होगी। और जब 2 तापमान दे रखे हो, 2 वेग स्थिरांक दे रखे हो, तो सक्रिय ऊर्जा इस फॉर्मूले से ज्ञात होगी। इसको आप और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log बेस 10 K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू EA बटा 2.303 R। ठीक है, लघुत्तम बताओ क्या आ जाएगा, T1 T2 और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। ठीक है, तो एक ही बात है, चाहे आप इसको समीकरण 4 बोल दो और चाहे इसको समीकरण क्या बोल दो 4, या तो आप ये काम में ले सकते हो और ये भी काम में ले सकते हो, एक ही बात है दोनों। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आर्रहनीय समीकरण के द्वारा सक्रिय ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। जब एक तापमान एक वेग स्थिरांक दे रखा हो तब तो ये वाली समीकरण काम में लेनी है, और जब 2 तापमान और 2 वेग स्थिरांक दे रखे हों तो सक्रिय ऊर्जा को इस सूत्र से ज्ञात करना है, फिर या फिर आप इसको भी काम में ले सकते हैं। तो ये था लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आर्रहनीय का सिद्धांत क्या होता है, आर्रहनीय समीकरण क्या होती है, ताप के द्वारा K किस प्रकार प्रभावित होता है, उत्प्रेरक का अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आर्रहनीय समीकरण से सक्रिय ऊर्जा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आर्रहनीय समीकरण पर आधारित और शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल शेष रहे हुए हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स को मैं लेक्चर नंबर 9 में सॉल्व कराऊंगा। यदि आप इस वीडियो को, इस चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 9 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।